दोस्तों, मैं फराज मलिक देश दुनिया की कुछ ताज़ा तरीन खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। देश दुनिया में इस वक्त कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, हम भी उन्हीं बातों पर अपने तरीके से थोड़ी सी अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, अक्सर मैं अपनी वीडियोस पर कमेंट देखता हूँ कि फराज भाई, आप जो खबर बताते हैं उसके साथ आप वीडियो भी दिखाया करें। सोशल मीडिया पर जो वीडियोस वायरल होती हैं या फिर जो खबर मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, उस खबर से जुड़ी कुछ वीडियोस होती हैं, वो आप ज़रूर दिखाया करें। लेकिन मैं अब पिछले 2-3 साल से कोई भी वीडियो आप लोगों को नहीं दिखाता हूं। वैसे मैं पिछले 6 साल से यूट्यूब पर काम कर रहा हूं। पहले मैं दिखाता था बहुत सारी वीडियोस, लेकिन अब मैंने दिखाना क्यों बंद कर दिया, आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी इस वक्त भारत के अंदर चल रही है, यूट्यूबर्स वर्सेस ANI। कुछ यूट्यूबर्स के ऊपर मुकदमे भी हो गए हैं। क्या है पूरा मामला, इस पर आराम से बात करेंगे। उसके बाद आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि आखिर मैं अपनी वीडियो में किसी भी वीडियो क्लिप का इस्तेमाल क्यों नहीं करता हूँ। बात करेंगे, लेकिन पहले गाज़ा की तरफ चलते हैं। इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दावा कर रहा है कि उसने तकरीबन 70% गाज़ा पर कब्जा कर लिया है। हमने जीत लिया है 70% गाज़ा को। लेकिन कितना जीता है, कितना हारा है इस 2 साल की जंग में नेतन्याहू दुनिया देख रही है। अभी भी हमास को ख़त्म नहीं कर पाया है। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें वहाँ पर पहुँच गई, लेकिन अभी भी गाज़ा है, मौजूद है। इसके अलावा एक बड़ी खबर ये आ रही है कि जो वेस्ट बैंक का एरिया है, जो पहले फ़िलिस्तीन का हुआ करता था, अभी भी है फ़िलिस्तीन के अंडर में। 1967 में इजराइल ने फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक के आधे एरिया पर कब्जा कर लिया और वहाँ पर यहूदी बस्तियाँ बसा दी। तो इस वक्त का जो वेस्ट बैंक है, वहाँ पर फ़िलिस्तीनी भी रहते हैं, मुसलमान, और यहूदी बस्तियाँ भी बसी हुई हैं। अब जो एरिया फ़िलिस्तीनियों के कब्जे में है, जो बकाया एरिया बचा है वेस्ट बैंक का, इजराइल उसको भी अपने कब्जे में लेने का ऐलान कर चुका है। बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है कि तकरीबन 22 यहूदी बस्तियां वेस्ट बैंक में बसाई जाएंगी। यानी जो वेस्ट बैंक बचा हुआ है अभी फ़िलिस्तीनी जिसको अपना मानते हैं, उसको भी इजराइल अपने कब्जे में करना चाहता है। इजराइल हमेशा से कहता रहा है कि वेस्ट बैंक इजराइल का है, फ़िलिस्तीन का नहीं है। जबकि हकीकत क्या है कि पहले पूरा इजराइल था ही नहीं, पहले तो पूरा फ़िलिस्तीन ही था, लेकिन अब इजराइल बना और इजराइल धीरे धीरे कब्जा करता जा रहा है और गाज़ा को भी इसी तरीके से अपने अंदर मिलाना चाह रहा है। फिलहाल देखते हैं कि 22 यहूदी बस्तियां बसती हैं या फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पर ध्यान देकर इजराइल को रोकती है। वैसे बेंजामिन नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप भी रोक रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू लगातार अपनी सेना को यह आदेश दे रहे हैं कि किसी भी वक्त वो ईरान की परमाणु फैसिलिटीज़ पर हमला कर सकते हैं। हमला करने की पूरी तैयारी कर रहा है नेतन्याहू। वो तो डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा रोके हुए हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बिना नेतन्याहू भी कुछ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान से बातचीत करके इस मसले का हल निकालना चाहते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को भी मालूम है कि मिडिल ईस्ट के अंदर अगर ईरान की फैसिलिटीज़ पर, परमाणु फैसिलिटीज़ पर हमला हो जाता है तो इससे अमेरिका की भी परेशानी काफ़ी बढ़ सकती है, क्योंकि फिर एक भयानक युद्ध भी छिड़ सकता है। मिडिल ईस्ट के अंदर जो देश अभी अमेरिका के दोस्त हैं, हो सकता है कि वो भी अमेरिका से सवाल पूछना शुरू कर दें। इसीलिए बीच का रास्ता निकाल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ऐसी भी खबरें आ रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी बात कही है कि वो ईरान का दौरा भी कर सकते हैं अगर ईरान इस मामले पर बातचीत करने को तैयार हो। फिलहाल हो सकता है कि अमेरिका और ईरान के बीच कोई बातचीत हो। बातचीत पहले हुई थी, लेकिन ट्रंप ईरान भी जा सकते हैं। इसीलिए अभी बेंजामिन नेतन्याहू कदम आगे नहीं बढ़ा रहा है, लेकिन पूरी कोशिश है ईरान के ऊपर हमला करने की, क्योंकि ईरान ने अगर परमाणु हथियार हासिल कर लिया तो इजराइल जो हर कहीं पर बमबारी करके धमका देता है सबको, वो धमका नहीं पाएगा। इसीलिए परमाणु हथियार नहीं चाहता है इजराइल कि ईरान के कब्जे में आए। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका, इजराइल जैसे देशों ने हमेशा इस्लामिक देशों को एक दूसरे से शिया और सुन्नी के नाम पर लड़ाए रखा। ईरान एक ताकतवर देश इस वक्त उभर कर सामने आ रहा है मिडिल ईस्ट का। जो भी इस्लामिक देश इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर है, ईरान सबसे बड़ी ताकत रखता है। ईरान शिया बहुल्य देश है, जहां पर सबसे ज़्यादा शिया लोग हैं, उसको शिया देश कहा जाता है। और जो और देश हैं जैसे सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की, बहरीन, कतर, ये सब सुन्नी देश कहलाए जाते हैं। तो हमेशा शिया और सुन्नियों के बीच मिडिल ईस्ट के अंदर हमेशा दुश्मनी कराए रखी है। लेकिन अब जो अभी ईरान के राष्ट्रपति थे जिनकी मौत हो गई, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, इब्राहिम रईसी, उन्होंने सऊदी अरब के साथ अच्छे संबंध किए। हमेशा दुश्मनी रहती थी सऊदी अरब और ईरान की, लेकिन अच्छे संबंध हुए, आना जाना भी हुआ और अब हालात अच्छे नज़र आ रहे हैं।
ईरान सऊदी अरब की तारीफ करता है, सऊदी अरब ईरान की तारीफ करता है। दोनों देशों के संबंध अच्छे हो रहे हैं और अब काफी टाइम के बाद हज करने भी ईरान से लोग सऊदी अरब जा रहे हैं। एक मामला सामने आया, सऊदी अरब के अंदर एक ईरानी शख्स को जो हज करने गया था उसको गिरफ्तार कर लिया गया। पूरी दुनिया के अंदर एक बार फिर से प्रोपेगेंडा चलाया जाने लगा इसी बात को लेकर कि सऊदी अरब ने ईरान के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, तो हो सकता है कि एक बार फिर से सऊदी अरब और ईरान के रिश्ते खराब हो जाएं। पूरी दुनिया के अंदर यह प्रोपेगेंडा फैलाया जाने लगा कि एक बार फिर से आमने सामने ईरान और सऊदी अरब के अंदर ईरान के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत मामला फैला, तो उसके बाद जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, उनकी तरफ से आकर स्टेटमेंट दिया गया कि हम बहुत अच्छे संबंध बनाए हुए हैं सऊदी अरब के साथ, वो हमारे भाई जैसे हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें कहीं पर भी सऊदी अरब के खिलाफ कोई बात नहीं लिखी। उन्होंने कहा कि कोई कमियां हुई हैं अगर हज पर भेजने में, तो हम उसको सही तरीके से करने की कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे अपनी हज कमेटी से कि क्या कुछ हुआ है, जो भी कमियां हैं उसको सुधारें। उन्होंने कहीं पर भी सऊदी अरब की बुराई नहीं की, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर मीडिया ने प्रोपेगेंडा चला दिया था कि एक बार फिर से शिया और सुन्नी देश आमने सामने आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये लोग मीडिया के साथ मिलकर पूरी दुनिया के अंदर प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। लेकिन सऊदी अरब और ईरान इस वक्त काफी करीब आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर यह भी है कि यमन से हमेशा चलती रहती है सऊदी अरब की, लेकिन इस बार यमन से भी लोग हज करने सऊदी अरब पहुंचे हैं। तकरीबन 14,000 यमन के लोग सऊदी अरब हज करने पहुंचे हैं। आपको मालूम ही है कि काफी लंबे टाइम से सऊदी अरब और हुतीज जो यमन के हैं उनके बीच जंग चल रही है, इसलिए हज पर भी बैन लगा हुआ था। तो अब हज शुरू हो चुका है, यमन के लोग भी जा रहे हैं। लेकिन ये मुस्लिम देश इसलिए एक साथ नजर नहीं आते हैं क्योंकि इनके बीच में कोई घुसा हुआ है जो सबको बरगरा रहा है। दोस्तों, नेतन्याहू ने कल सामने आकर खुशी जाहिर करते हुए एक खबर और बताई। यह खबर मैं आप लोगों को कई दिन पहले बता चुका हूं, हालांकि कंफर्म तो हो चुका था कि जो मोहम्मद सिनवार, याह्या सिनवार के भाई थे जो इस वक्त हमास को लीड कर रहे थे गाजा के अंदर, उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन कल इसको पूरी तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने मुंह से खुशी जाहिर करते हुए कंफर्म किया कि भाई हमने हमास के जो इस वक्त के लीडर थे मोहम्मद सिनवार, जो याह्या सिनवार के भाई थे, उनको मार दिया है। तो ये कल खुशी जाहिर की और कहा हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। एक हॉस्पिटल के नीचे सुरंग के अंदर ये मौजूद थे, उनको मार गिराया। अब आते हैं अपने देश की उस कंट्रोवर्सी की तरफ जो इस वक्त यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा चल रही है। ANI नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, न्यूज़ एजेंसी है। आप लोग ज़्यादातर सोशल मीडिया पर या कहीं पर वीडियो क्लिप देखते होंगे न्यूज़ की, तो वहाँ पर आपको ANI का ही लोगो नज़र आता होगा। यानी ज़्यादातर जो खबरें हैं वो ANI कवर करता है और उन खबरों को फिर आगे जो और मीडिया हाउसेज हैं उनको बेचता है। हमारे देश के अंदर टीवी पर आप लोग जो बहुत सारे मीडिया चैनल देखते होंगे, वहाँ पर भी ANI की खबरें चलाई जाती हैं। वो खबरें इसलिए चलाई जाती हैं क्योंकि तमाम मीडिया चैनल्स ANI से सब्सक्रिप्शन लेकर, पैसे देकर उन खबरों को चलाते हैं। ANI के रिपोर्टर खबरों को कवर करते हैं और वो फिर आगे जो न्यूज़ चैनल है उनको बेचकर ऐसे पैसा कमाते हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर भी आप लोगों ने देखा होगा कि छोटी छोटी क्लिप दिखाई जाती हैं यूट्यूबर्स द्वारा। 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड या फिर 20 सेकेंड की ऐसी एक छोटी छोटी क्लिप पूरी वीडियो के बीच में कहीं कहीं पर यूट्यूबर्स दिखाते हैं। न्यूज़ एजेंसी ANI की भी बहुत सारी क्लिप्स बहुत सारे यूट्यूबर्स अपनी वीडियो में दिखाते हैं। लेकिन अब ANI के ऊपर आरोप लगे हैं कि ANI ऐसे सभी यूट्यूबर्स को स्ट्राइक भेजकर उनसे पैसा वसूली कर रहा है। जिन लोगों को यूट्यूब की पॉलिसी के बारे में मालूम नहीं है उनको बता देना चाहता हूं कि अगर मैं अपनी वीडियो में किसी दूसरे की वीडियो का इस्तेमाल करता हूं तो सामने वाले शख्स को इतना हक है कि वो मेरी वीडियो पर स्ट्राइक भेजकर मेरी वीडियो को डिलीट करा सकता है। अगर 3 स्ट्राइक आ जाती हैं एक साथ 3 महीने के अंदर, तो चैनल पूरा डिलीट भी हो सकता है और हम कुछ नहीं कर सकते। ANI की वीडियो क्लिप भी बहुत सारे यूट्यूबर इस्तेमाल करते हैं। 10 सेकंड की, 15 सेकंड की, 20 सेकंड की छोटी छोटी क्लिप ANI की यूज करते हैं, लेकिन मैं नहीं करता क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक स्ट्राइक पहले ही चैनल पर आई हुई है। मैं पहले बहुत सारी वीडियोस यूज करता था छोटी छोटी, जिससे कई बार कॉपीराइट क्लेम भी आया, स्ट्राइक भी आई। अभी भी एक स्ट्राइक पड़ी हुई है, इसलिए मैंने उनको यूज करना ही छोड़ दिया। अब मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो मेरे ऊपर इतना यकीन करने लगे हैं। पिछले 6 साल से मैं आपके सामने आ रहा हूं तो आपको यकीन हो गया है मेरे ऊपर। तो मैं जो चीज़ें अपने
मुंह से बता देता हूं, आप उस पर ही यकीन कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मैं ज्यादा वीडियोस का इस्तेमाल अपनी वीडियो में नहीं करता। दरअसल एक यूट्यूबर है मोहक मंगल, एक अच्छे क्रिएटर हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियोस बनाते हैं। उन्होंने भी अपने एक वीडियो में ऑपरेशन सिंदूर पर वीडियो बनाई थी, उसमें 9 सेकंड की ANI की वीडियो को इस्तेमाल कर लिया। तकरीबन आधे घंटे का वीडियो था, उसमें 9 सेकंड का ANI का वीडियो इस्तेमाल कर लिया, जिसके बाद ANI ने उनको स्ट्राइक भेज दी। मोहक मंगल ने एक वीडियो डाला अभी रिसेंटली, उसमें उन्होंने ANI के ऊपर आरोप लगाया कि ANI हमारे पास स्ट्राइक भेज रहा है और उसके बदले में पैसे की वसूली कर रहा है। यह सरासर गुंडागिर्दी है। मोहक मंगल ने कहा कि तकरीबन मैंने 25 से 30 मिनट का वीडियो था, उस वीडियो में 9 सेकंड का वीडियो ANI का इस्तेमाल कर लिया, कई सारी स्ट्राइक मेरे पास आ गई और अब मुझसे 50 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। यह आरोप उन्होंने ANI के ऊपर लगाया। ऐसे ही कुछ आरोप कुछ और यूट्यूबर्स ने भी लगाए। एक यूट्यूबर ने कहा कि हमसे 18 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। हमने भी 8-9 सेकंड की एक वीडियो क्लिप इस्तेमाल कर ली थी अपनी वीडियो, तो उसके बदले में हमसे इस तरीके से वसूली की जा रही है। आमतौर पर ऐसा होता है, जैसे टी सीरीज एक बड़ी कंपनी है, अगर आप उसका कोई वीडियो अपनी वीडियो में इस्तेमाल करते हैं तो वो क्लेम भेज देता है सामने से। क्लेम भेजने से क्या होता है कि उस वीडियो पर जो भी पैसे आए हुए होते हैं वो टी सीरीज के अकाउंट में चले जाते हैं। वीडियो डिलीट नहीं होता है और न ही किसी तरह की स्ट्राइक आती है। लेकिन ANI डायरेक्ट स्ट्राइक मारकर, यूट्यूबर्स आरोप लगा रहे हैं कि डायरेक्ट स्ट्राइक मारकर पैसे की वसूली कर रहा है कि आप 18 लाख रुपए दें, आप 30 लाख रुपए दें, आप 50 लाख रुपए दें। तो इस तरीके से ANI वसूली कर रहा है। यह मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया, तमाम यूट्यूबर्स ने इस पर वीडियो बना दी। भारत के कई सारे नेताओं तक भी यूट्यूबर्स ने अपनी यह बात पहुंचा दी। फिलहाल मामला काफी बड़ा, तो अब उसके बाद जो ANI है उसने दिल्ली हाई कोर्ट में मोहक मंगल, मोहम्मद जुबैर और कुणाल कामरा के ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया है। कहा है कि इससे हमारी इमेज खराब हो रही है, हमारे ऊपर आरोप गलत लगाए गए हैं। मानहानि का मुकदमा ANI ने यूट्यूबर्स के ऊपर दर्ज कर दिया है। कुणाल कामरा और मोहम्मद जुबैर के ऊपर इसलिए मुकदमा दर्ज किया है क्योंकि उन्होंने मोहक मंगल की वीडियो के बाद उसको शेयर किया था कि देखिए किस तरीके से ANI पैसा वसूली कर रहा है, तो इसलिए उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तो मोटा मोटी बात यह है कि मैं अपनी वीडियो में किसी दूसरे की वीडियो इसीलिए इस्तेमाल नहीं करता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे ऊपर एक्शन ले, क्योंकि यह दुनिया है। कोई भी इंसान अगर कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रहा होता है तो सामने वाले की नजर में वैसे ही चुभता है। तो हम किसी को मौका नहीं देते कि कोई हमारे खिलाफ कोई एक्शन ले। मैं पहले बहुत सारी वीडियोस दिखाता था, आज से 3 साल पहले, मुझे तकरीबन 6 साल हो गए हैं यूट्यूब पर काम करते हुए। 3-4 साल पहले मैं काफी वीडियोस दिखाता था, लेकिन मैंने सब दिखाना बंद कर दिया। रीजन यही है कि जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं तो आपको नीचे गिराने के लिए बहुत सारे लोग सामने आ जाते हैं। तो कई सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स ये आरोप लगा रहे हैं कि उनको दबाया जा रहा है और पैसे की वसूली की जा रही है सिर्फ 9-10 सेकंड की वीडियो का इस्तेमाल करने पर। अगर आपको लगता है कि हमने वीडियो में इस्तेमाल किया है तो आप क्लेम बेचकर उस वीडियो से जो भी पैसा आया है आप ले सकते हैं, एडसेंस रेवेन्यू, लेकिन आप तो डायरेक्ट वसूली मांग रहे हैं। फिलहाल ये मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिलहाल सारे यूट्यूबर्स इस वक्त ANI के खिलाफ बोल रहे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।